हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद। आप सभी को मेरा नमस्कार एंड जय हिंद। तो दोस्तों, हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर पे आज ये मेरा दूसरा क्लास है। ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोग दोस्तों इस चैप्टर में पढ़ चुके। पहला जो पॉइंट जो पढ़े दोस्तों पिछले क्लास में वो था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक चार्ज है दोस्तों, इसे हम लोग क्यू सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, चाहे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू दोनों से ही दिखा सकते हैं। और इसका जो मेजरमेंट होता है दोस्तों वह कूलम में होता है। और दूसरा पॉइंट पढ़े दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये मैं डिफिनीशन में बता चुका था कि किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट पे लाने में जितना वर्क करना पड़ता है हमें, वही उस पॉइंट का क्या कहलाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दोस्तों, इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं और इसका जो मेजरमेंट होता है दोस्तों वोल्ट में होता है। और ये जो वोल्ट है इसे भी हम लोग V सिंबल से ही दिखाते हैं। ठीक है, और तीसरा जो पॉइंट पढ़े थे, एक मिनट रुके, हाँ, तो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है दोस्तों, इसे हम लोग V सिंबल से दिखाते हैं और इसका मेजरमेंट किससे करते हैं, वोल्ट से करते हैं। हालांकि ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है इसका हम लोग के लिए कोई यूज नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के होने नहीं होने से ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेन जो चीज़ होना चाहिए दोस्तों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे लिए जो काम का चीज़ है दोस्तों वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस या सिंपली पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसका जो डिफिनीशन में बताया था दोस्तों कि किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस ही क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। या फिर दूसरा डिफिनीशन ये है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने के लिए हमें जितना वर्क करना पड़ता है दोस्तों, वही उस दोनों पॉइंट का क्या कहलाता है, पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। ठीक है, और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों उसे हम लोग V सिंबल से दिखाते हैं और इसका मेजरमेंट भी किससे करते हैं दोस्तों, वोल्ट से करते हैं। वोल्ट, सिंपली इसको V लिख देते हैं। ठीक है, या फिर इसे वोल्टेज भी बोलते हैं। जैसे कि अगर बैटरी हमारे पास होता है तो बैटरी अगर 12 वोल्ट का है, 12 वोल्ट का बैटरी होने का मतलब क्या है दोस्तों, उसके दोनों टर्मिनल के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, 12 वोल्ट का है। ठीक है, 12 वोल्ट का मतलब क्या है, उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में किसी यूनिट चार्ज 1 कूलम चार्ज को ले जाने में बैटरी को कितना वर्क करना पड़ेगा, 12 जूल का वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि एक कूलम चार्ज को उसके एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में ले जाने के लिए बैटरी को कितना वर्क करना पड़ रहा है, 12 जूल का वर्क करना पड़ रहा है। इसलिए बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा, 12 वोल्ट कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है। और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोस्तों, ये पोटेंशियल डिफरेंस का जो मेजरमेंट होता है उसके लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। तो वोल्टेज मेजर करेगा कितना वोल्ट है। ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर। इसका मेजरमेंट किससे होता है दोस्तों, वोल्ट मीटर से होता है। वोल्ट मीटर एक डिवाइस है जो किसी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है। ठीक है, सपोज कि मेरे पास एक वायर है दोस्तों, कंडक्टिंग वायर। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसके ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में मेजर करना चाहता हूं कि दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो इसके लिए मैं ये दोनों पॉइंट के बीच में एक वोल्ट मीटर लगा दूंगा। ठीक है, वोल्ट मीटर को हम लोग V सिंबल से दिखाते हैं। ठीक है, ये एक डिवाइस है जिसको इस तरह से दिखाया जाएगा, ए प्लस एंड माइनस। बात क्लियर है।
एक मेरा वायर है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है। इसके 2 पॉइंट ए एंड बी के बीच अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना चाहता हूँ तो जो वोल्ट मीटर है दोस्तों, इसको ये दोनों पॉइंट के बीच में लगाना पड़ेगा, ठीक है। और जिधर से करंट इंटर कर रहा है उस पॉइंट पे हम इसका प्लस टर्मिनल को कनेक्ट करेंगे, और जिधर से करंट बाहर जा रहा है उसके साथ मैं इसका नेगेटिव टर्मिनल को ऐड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअल में दोस्तों एक मीटर रीडिंग होता है, ठीक है। ये मीटर जो है बता देता है इस तरह से कि ये कितना वोल्ट है इस दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। और देखने वाली बात यह है कि दोस्तों कि मैं ये जो वायर है इसके साथ ये जो वोल्ट मीटर है उसको इस तरह से कनेक्ट किया हूँ, ठीक है। तो वोल्ट मीटर जब भी कनेक्ट होता है दोस्तों, जब किसी 2 पॉइंट के बीच का अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो वोल्ट मीटर को कनेक्ट करने का तरीका है कि उसके साथ हम इसको पैरेलल में ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये जो वोल्ट मीटर है उसको हम लोग पैरेलल ऐड करते हैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच में, जिसके भी बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो तो हम वोल्ट मीटर को उसके साथ पैरेलल ऐड करेंगे, ठीक है। तो इसका जो रीडिंग होगा यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह से लिखा रहेगा इस मीटर में, ठीक है। 1 पे है तो समझ जाए कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 1 वोल्ट है। अगर 2 पे है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट का है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस का मेजरमेंट करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। तो मैं बोला था कि किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में हमें जितना वर्क करना पड़ेगा वही जो है दोनों पॉइंट के बीच का क्या कहलाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी V = वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ये हमारा एक फॉर्मूला था जिसे आप लोग याद रखें, ये हमारा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प होगा इसका, ठीक है। तो दोस्तों आज का जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है। सपोज दोस्तों मैं एक स्फीयर लेता हूँ जिसमें पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है, और दूसरा एक स्फीयर लेता हूँ दोस्तों जिसमें निगेटिव चार्ज भरा हुआ है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज वाले को माना जाता है दोस्तों ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। इसका पोटेंशियल क्या है, हायर है। और नेगेटिव चार्ज वाले को माना जाता है दोस्तों कि ये लोअर पोटेंशियल पे है। अगर यहाँ पे अगर ये न्यूट्रल भी होता तो ये लोअर पोटेंशियल पे ही होता, और ये पॉजिटिव चार्ज मीन्स ये हायर पोटेंशियल पे है, ठीक है। अब दोस्तों अगर मैं इसको एक कनेक्टिंग वायर, कोई कंडक्टिंग वायर से अगर मैं ये दोनों स्फीयर को कनेक्ट कर देता हूँ तो इसमें होगा क्या, इसमें चार्ज का फ्लो होने लगेगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिव चार्ज उसका फ्लो किस ओर होगा, इस ओर होगा, और जो पॉजिटिव चार्ज है उसका फ्लो किस ओर होगा, इस ओर होगा, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका फ्लो इस ओर होगा, और पॉजिटिव चार्ज का फ्लो किस ओर होगा दोस्तों, इस ओर होगा। और ये फ्लो कब तक होगा, फ्लो दोस्तों तब तक होगा जब तक दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ना हो जाए। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन का कमी है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों ये तो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को गेन करना। अब ये क्या है, निगेटिवली चार्ज। निगेटिवली चार्ज मतलब क्या है दोस्तों, इसमें एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या है, ये भी चाहेगा कि इसके पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसको इधर सेंड करना, ठीक है। क्योंकि कोई भी सब्सटेंस जो है हमारे नेचर पे वो चाहता है कि अपना न्यूट्रल स्टेट गेन
करना, ठीक है। उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मात्रा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। किसी तरह का उसमें चार्ज नहीं होना चाहिए। चार्ज होने से क्या होता है, थोड़ा सा वो अनबैलेंस हो जाता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन का चार्ज का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम लोग बोलेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। अगर चार्ज इससे फ्लो होने लगा दोस्तों, तो ये जो फ्लो ऑफ चार्ज है उसे ही हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक करंट नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। अब दिक्कत ये है दोस्तों, इसमें जो चार्ज का फ्लो है तभी तक होगा जब तक दोनों में इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, दोनों मीन्स क्या है, इसमें ये अपना न्यूट्रल हो जाए, ये अपना न्यूट्रल हो जाए। या फिर बोलेंगे दोस्तों कि तब तक फ्लो होगा दोनों में चार्ज का जब तक कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाए, इक्वल ना हो जाए, ठीक है। जब इक्वल पोटेंशियल पे दोनों हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये क्या है, लोअर पोटेंशियल पे है। सपोज कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पर पानी भरा हुआ है, ठीक है। अब दूसरा एक मेरे पास ये डब्बा है, खाली डब्बा है, ठीक है। पहला कंटेनर ये है दोस्तों जो पानी से भरा हुआ है, ठीक है, और दूसरा कंटेनर हमारे पास ये है। अब इसमें क्या है, ज़्यादा पानी है। अब मैं ऐसा करता हूँ, ये दोनों को एक पाइप के द्वारा कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। पाइप के द्वारा अगर मैं इसे कनेक्ट कर देता हूँ तो क्या होगा, यहाँ से पानी का फ्लो कहाँ होने लगेगा, यहाँ होने लगेगा। अब आप बोले कब तक इसमें पानी का फ्लो होगा, यहाँ से यहाँ पानी का फ्लो कब तक होगा, तो आप बोलेंगे कि पानी का फ्लो तब तक होगा जब तक कि ये दोनों में पानी का लेवल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। मतलब इक्वल हाइट होने के बाद ही इससे पानी का फ्लो क्या होगा, रुकेगा। तो चार्ज के साथ भी यही होता है दोस्तों कि तब तक उसमें चार्ज का फ्लो होगा जब तक दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। पोटेंशियल का डिफरेंस खत्म, अगर जीरो डिफरेंस हो गया मीन्स इक्वल पोटेंशियल पे आ गया दोनों, तो वहाँ पे चार्ज क्या होगा, फ्लो होना रुक जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैं पहले ही बोला था कि हमारे लिए मेन काम का चीज़ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है तभी चार्ज का फ्लो है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो चार्ज का फ्लो रुक जाएगा, ठीक है। तो ये जो स्फीयर था हमारे पास, एक में पॉजिटिव चार्ज एक में निगेटिव चार्ज, दोनों को अगर कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो गया। लेकिन एक समय आएगा जब करंट का फ्लो रुक जाएगा। क्यों? क्योंकि दोनों में क्या होगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा, इक्वल पोटेंशियल पे आ जाएगा दोनों, ठीक है। तो दोस्तों आखिर हम लोग एक ऐसा डिवाइस के बारे में जानने जा रहे हैं जिसके हेल्प से हम लोग एक कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज प्राप्त कर सकते हैं। और वो डिवाइस है हमारा दोस्तों जिसे हम लोग बोलते हैं सेल या बैटरी। सेल या बैटरी एक ऐसा डिवाइस है दोस्तों जिससे कि इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूअसली फ्लो होते रहता है, ठीक है। हमारे पास एक सेल है, ठीक है। इसका एक साइड पॉजिटिव और एक साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। ये हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल। अगर मैं इसको किसी एक बल्ब के साथ अगर ऐड कर देता हूँ दोस्तों, तो बल्ब क्या होता है, जलने लगता है, ठीक है। बल्ब क्या होता है, जलने लगता है। और इसमें बल्ब तब तक जलेगा जब तक कि इससे चार्ज का फ्लो ख़त्म नहीं हो जाता। अब इसमें ये जो सेल है इसका खासियत ये होता है दोस्तों, इसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। और वो केमिकल रिएक्शन होने से होता क्या है कि हमेशा ही ये दोनों जो टर्मिनल है दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है दोस्तों मेंटेन किए हुए रहता है। वो मतलब काफ़ी लंबे समय तक कि अपना दो टर्मिनल के बीच में वो क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन किए हुए रहता है।
और पोटेंशियल डिफरेंस जब तक बरकरार है तब तक इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता रहेगा, फ्लो होता रहेगा। अदरवाइज़ मैं जो स्फीयर वाला एग्जांपल लिया था उसमें तो कुछ ही समय में थोड़ा सा फ्लो हुआ, फिर दोनों इक्वल पोटेंशियल पे आ गया, तो चार्ज क्या हुआ, टर्मिनेट हो गया, रुक गया इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तुरंत रुकेगा नहीं, ठीक है, जब तक कि इसके अंदर का जो केमिकल रिएक्शन है बंद नहीं हो जाता है, ठीक है। तो जो सेल है दोस्तों, ऐसा ही एक डिवाइस है जिसके हेल्प से हम लोग कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ चार्ज क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम लोग देखें कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ चार्ज होता है। चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट। और दूसरा इसका जो डिफिनीशन है दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट का, किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से किसी भी जो कंडक्टिंग वायर है, सपोज कि ये मेरा एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, ठीक है, इससे कोई चार्ज फ्लो कर रहा है। तो कैसे हम लोग जानेंगे कि कितना चार्ज फ्लो किया है, इससे कितना करंट फ्लो कर रहा है। तो करंट कितना फ्लो कर रहा है इसको हम लोग जानने के लिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से प्रत्येक सेकंड में कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, ठीक है। किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर के प्रत्येक सेकंड में कितना कूलम चार्ज पास कर रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का दूसरा परिभाषा डिफिनीशन ये है दोस्तों कि किसी भी क्रॉस सेक्शनल एरिया से होकर के प्रत्येक सेकंड में कितना चार्ज का फ्लो हो रहा है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। यानी फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी इसे हम लोग एक फॉर्मूले के तौर पे लिख सकते हैं दोस्तों कि करंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम, जहाँ Q क्या है, चार्ज है, और ये क्या है, टाइम है। तो करंट का डेफिनेशन क्या हो गया दोस्तों, करंट फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड इन एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो बात क्लियर है इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। और इलेक्ट्रिक करंट का जो मेजरमेंट होता है दोस्तों, इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट वो होता है एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, एम्पियर, जिसे हम लोग सिंपली ए से दिखाते हैं, ठीक है। बोलेंगे कि किसी भी क्वेश्चनल एरिया से कितना एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है। फ्लो तो वहाँ पे चार्ज का हो रहा है, लेकिन पर सेकंड जो चार्ज का फ्लो हो रहा है उसे हम लोग करंट बोल रहे हैं। फ्लो तो किसका है, चार्ज का ही है, लेकिन वही चार्ज पर सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है उसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं दोस्तों, इलेक्ट्रिक करंट। और पर सेकंड में जितना चार्ज का फ्लो हो रहा है उसे हम लोग करंट बोलते हैं। और करंट का मेजरमेंट हम लोग किससे करते हैं, एम्पियर से, कि कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है किसी भी वायर से होकर के, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देखें कि उसको मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस हम लोग के पास होता है, वोल्ट मीटर। उसी तरह से दोस्तों करंट को भी मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एमीटर, ठीक है। तो ये सारा चीज़ आप लोग ध्यान देते जाएं कि पोटेंशियल डिफरेंस को किसमें कौन से डिवाइस से मेजरमेंट किया जाता है, तो वोल्ट मीटर। और करंट को कौन से डिवाइस से मेजरमेंट किया जाता है, वो होता है एमीटर। ये सारा चीज़ खैर आगे जैसे जैसे हम क्लास लेंगे वैसे वैसे आप लोग क्लियर होता जाएगा, ठीक है। तो एमीटर भी दोस्तों जस्ट लाइक वोल्ट मीटर ही होता है, दोनों में थोड़ा सा इंटरनल जो कंस्ट्रक्शन होता है थोड़ा सा का फर्क होता है, ठीक है। ये जो एमीटर होता है उसमें भी उसी तरह का रीडिंग वाला एक मीटर होता है जिस तरह से वोल्ट मीटर में होता है। इसमें भी एक नीडल होता है जो कि यहाँ पे रीड करता है, ये 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग रहता है, और उस पर ये नीडल डिफ्लेक्ट होता जाता है, जितना पे जाएगा यानी उतना एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है। सपोज कि मैं एक वायर है, ठीक है, ये वायर है, यहाँ पे मैं एक बैटरी लगा देता हूँ, ये बैटरी है, ठीक है।
अगर मैं मेजर करना चाहता हूँ इस वायर से होकर कितना करंट क्रॉस कर रहा है, तो सिंपली यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एमीटर लगाऊँगा। ठीक है, एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल एंड ये नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव वाले जहाँ से करंट इंटर करेगा, नेगेटिव वाले जहाँ से करंट बाहर आएगा। ठीक है, अब ये जितना रीडिंग देगा बोलेंगे कि इस वायर से होके उतना एम्पियर का करंट जा रहा है। अब देखने वाली बात ये है दोस्तों कि वोल्ट मीटर मैं जब पढ़ा रहा था तो वोल्ट मीटर को मैं इस तरह से कनेक्ट किया था यहाँ पर। ठीक है, जिस दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकलना था उसके पैरेलली ऐड किया था। लेकिन ये जो एमीटर है उसको डायरेक्ट हम सीरीज में ऐड करते हैं। जिस वायर से होकर के कितना करंट जा रहा है उसको मेजर करना हो तो डायरेक्टली उसके साथ सीरीज में ऐड करेंगे, तभी तो जितना करंट क्रॉस हो रहा है इससे वो पता चल पाएगा। लेकिन वोल्ट मीटर के केस में दोस्तों, ये जो वोल्ट मीटर था हमारा, वोल्ट मीटर के केस में करंट यहाँ से पास नहीं करता है। ये जो वोल्ट मीटर है करंट तो सीधे क्रॉस कर गया। ठीक है, वो इधर नहीं आया। ठीक है, तभी इसका एक्चुअल जो वोल्टेज है पोटेंशियल डिफरेंस उसको मेजर कर पाया। अगर करंट इधर आ जाता तो इसके पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क आ जाता और एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस ये मेजर नहीं कर पाता। अब आप बोलेंगे कि इस ओर से करंट क्यों नहीं क्रॉस करता है, तो इस ओर से करंट क्रॉस नहीं करने का कारण ये है दोस्तों, ये जो वोल्ट मीटर को बनाया गया है थोड़ा हाई रेजिस्टेंस से बनाया गया है। और रेजिस्टेंस किसी भी चीज़ का हाई होने से होता क्या है कि उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है, कम होता है, बहुत ही कम होता है। यानी ये इस सर्किट से किसी प्रकार का कोई करंट अपने अंदर नहीं कंज्यूम करता है। ठीक है, तो बात क्लियर है। वोल्ट मीटर, एमीटर, इलेक्ट्रिक करंट, परिभाषा एंड उसका फॉर्मूला के साथ में बता दिया। ठीक है, अब अगला मैं बताने जा रहा हूँ दोस्तों, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। अब चार्ज हमारे पास दो तरह का होता है, एक पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो आखिर किसको इलेक्ट्रिक करंट माना जाए, पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को माना जाए या नेगेटिव चार्ज के फ्लो को माना जाए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि एक्चुअल में होता क्या है, ये पिछले क्लास में मैं बताया था कि जो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही मूव करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास अगर एक एटम है दोस्तों, ये एटम जैसे कि सोडियम का ही मैं एग्जांपल लिया था, सोडियम न्यूक्लियस है, इसका ये ऑर्बिट है, इसमें जो फर्स्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन 2, 8 इलेक्ट्रॉन, फिर 1 इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है दोस्तों बहुत ही कम होता है और जो न्यूक्लियस का मास होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। सारा का सारा जो इसका जो वेट होता है, पूरे एटम का वेट इसके न्यूक्लियस में ही एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसको मूव करना थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे कि अगर मैं सोडियम को से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूँ यहाँ से, तो ये Na+ बचता है। ठीक है, Na+। अब ये एक न्यूक्लियस जो है बहुत हेवी वेट का है, इसे बोलते हैं दोस्तों कैटायन। ठीक है, ये क्या है, कैटायन है। ये कैटायन। ठीक है, और जो नेगेटिव चार्ज होता है दोस्तों उसे हम लोग मेनली एनायन बोलते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसका वेट बहुत ही कम होता है, फ्लो मेनली उसी का होता है। ये जो कैटायन है उसका फ्लो नहीं होता है। ठीक है, अगर सपोज हमारे इतना तो क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है, कैटायन फ्लो नहीं करता है, यानी नेगेटिव चार्ज ही फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो नहीं होता। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। कैटायन फ्लो नहीं करता है लेकिन पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, क्योंकि अगर नेगेटिव चार्ज इधर आ रहा है दोस्तों तो जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, लेकिन कैटायन तो यहीं रहेगा, लेकिन चार्ज का फ्लो उधर होगा।
ठीक है, क्योंकि अगर जितना अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज इधर आया उतना अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज उधर जाना चाहिए, तभी वो बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, अगर हमारे पास कोई एक मेटेलिक वायर है, मेटेलिक वायर है, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे जो कि अपने कैटायन को छोड़ करके बाहर निकल गए होंगे, न्यूक्लियस को छोड़ करके वो बाहर निकल गए होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ये जनरली दोस्तों एक रूम टेम्परेचर में ही हो जाता है, इसको हीट करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता। हीट करने से होता क्या है, कोई भी एटम को अगर हीट किया जाए तो उसका जो आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन है दोस्तों अपना न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकल जाता है। ठीक है, लेकिन मेटल के केस में ऐसा होता है कि इसका जो इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, वो रूम टेम्परेचर में ही ये काम कर जाता है, वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर निकल जाता है और रैंडमली वो हर डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है, हर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, रैंडम डायरेक्शन में मूव करता रहता है। ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन कैटायन जो है, पॉजिटिव जो चार्ज है, वो जहाँ का वही रहता है। ठीक है, तो मूव कौन करता है, इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज मूव करता है। और मैं बोला दोस्तों कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट जो होता है लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल होता है। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट किधर से किधर होता है, लोअर टू हायर। लेकिन आप देखें नेचर में कोई भी चीज़ अगर आप देखें, सपोज़ कि मैं पानी का एग्जांपल लिया था, पानी किधर से किधर आ रहा था, ऊपर वाले हाइट से नीचे वाले हाइट की ओर पानी का फ्लो हो रहा था। अब एक ग्रेविटेशन में भी देखें, जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है, ग्रेविटेशनल फील्ड में ये वाला पॉइंट हायर पोटेंशियल पे है और ये वाला पॉइंट जो है लोअर पोटेंशियल पे है। अगर इस पेन को ऊपर वाले को मैं छोड़ूं तो इसकी ओर आएगा, मतलब हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल होगा। लेकिन नीचे वाले पेन को छोड़ूं तो लोअर टू हायर नहीं जाएगा। मतलब हमारे नेचर में कोई भी चीज़ जो होता है हायर टू लोअर फ्लो करने का टेंडेंसी रखता है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर फ्लो कर रहा है, लोअर टू हायर पोटेंशियल फ्लो कर रहा है। इसलिए हम जो करंट का जो फ्लो मान के चलते हैं दोस्तों, वो पॉजिटिव चार्ज के फ्लो को ही मानते हैं। लेकिन एक्चुअल में फ्लो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल में फ्लो कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन कर रहा है। ये हमारे पास मेटल का एक टुकड़ा है, इसे मैं एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूँ। बैटरी से अगर कनेक्ट कर देता हूँ तो ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव कहलाता है, छोटा वाला नेगेटिव कहलाता है, यानी ये हायर पोटेंशियल और ये क्या है, लोअर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन दोस्तों, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर से किधर मूव करेगा, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करेगा। ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट मैं दिखा रहा हूँ, किधर से किधर, इसे मैं लिख देता हूँ लोअर पोटेंशियल, लोअर पोटेंशियल, और इसे मैं लिख देता हूँ हायर पोटेंशियल। हायर पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रॉन देखा जा रहा है किधर से किधर फ्लो हो रहा है, ये दोस्तों इसे मैं दिखाता हूँ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्चुअल में फ्लो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। ठीक है, लेकिन हम लोग जो करंट का जो फ्लो मानते हैं दोस्तों, करंट का जो फ्लो मानते हैं, ये जिसे हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। तो एक्चुअल में फ्लो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन क्योंकि लोअर टू हायर जा रहा है दोस्तों, और हमारे नेचर में ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ लोअर टू हायर फ्लो करे, इसलिए हमारे सहूलियत के लिए, क्योंकि बहुत सारा न्यूमेरिकल वगैरह हमें सॉल्व करना पड़ता है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज को ले करके चलना हमारे लिए ज़्यादा सहूलियत वाला बात है। ठीक है, इसलिए हम फ्लो ऑफ करंट किसे मान के चलते हैं दोस्तों, फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन के फ्लो के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन का हम लोग फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट मान के चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर है
इलेक्ट्रॉन का फ्लो एंड कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन। दोनों बात क्लियर है, ठीक है। हाँ, और मैं ये चीज़ बता रहा था कि कोई भी मेटल का टुकड़ा है, इसका अपना कुछ एटम होगा, ठीक है। उस एटम के ऑर्बिट को छोड़ करके बाहर निकले हुए कुछ इलेक्ट्रॉन होंगे। ये सारा इलेक्ट्रॉन है जो कि अपना जो न्यूक्लियस है उसको छोड़ करके बाहर निकले हुए हैं, मतलब ऑर्बिट को छोड़ के बाहर निकले हुए हैं। अब ये अपने रूम टेम्परेचर में ही क्या करते हैं, इस तरह से मूव करते रहते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ठीक है। अब मैं बोला कि फ्लो ऑफ चार्ज ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ भी तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, लेकिन क्या ये फ्लो ऑफ चार्ज है? अगर मैं कोई मेटल का कोई भी टुकड़ा यहाँ पे अगर उठा के आप लोगों के सामने दिखाता हूँ, तो उसमें भी जो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अपना अंदर में रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों वो इस तरह से मूव करते हैं, सपोज़ किए कि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो कोई ना कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा जो इस डायरेक्शन मूव करेगा, ठीक है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो उसको कैंसिल आउट करने के लिए इस डायरेक्शन मूव कर रहा होगा। एक इलेक्ट्रॉन अगर इधर मूव कर रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। यानी अगर फाइनली अगर सबका अगर सम किया जाए दोस्तों, तो उसमें देखा जाएगा कि वो किसी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अगर सारे इलेक्ट्रॉन के जो वेलोसिटी है का डायरेक्शन सबको अगर जैसे कि ये और ये कैंसिल आउट हो गया, एक इधर मूव कर रहा था, एक इधर मूव कर रहा है, कैंसिल आउट, एक इधर मूव कर रहा है, ये इधर मूव कर रहा है, दोनों कैंसिल आउट हो गया। यानी रिजल्टेंट जो करंट है दोस्तों वो जीरो हो जाएगा, यानी एक भी करंट का फ्लो नहीं कर रहा है। लेकिन यही चीज़ दोस्तों, ये तो पहले से मूव कर रहा था, लेकिन यही चीज़ अगर मैं इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, अब देखा जाए कि ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, ये लोअर वाला पोटेंशियल से कनेक्टेड है, ये वाला हायर वाला पोटेंशियल से कनेक्टेड है। अब इसको एक फोर्स महसूस करेगा ये सारा का सारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड वाले दायरे में कोई भी चार्ज अगर आ जाए तो एक तरह का वो बल या फोर्स महसूस करेगा। किस डायरेक्शन में? अगर इलेक्ट्रॉन है तो उस पर जो फोर्स होगा इधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा फोर्स, ठीक है। ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, यानी अगर फोर्स लगेगा, इस पर हम कोई फोर्स लगाएंगे, जाहिर सी बात है ये मूव करेगा, ठीक है। तो वही चीज़ इसके साथ भी हो रहा है। इधर से अगर कोई फोर्स लगा रहा है, फोर्स कौन लगा रहा है? बैटरी लगा रहा है, जाहिर सी बात है। तो इसमें मूवमेंट हो जाएगा एक ही डायरेक्शन में, यानी एक ही डायरेक्शन में जो फ्लो जो स्टार्ट हो गया, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो करंट इसी तरह से फ्लो करता है। अगला जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट दोस्तों एक ऐसा पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा पाथ होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है। यानी इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है दोस्तों हमारा एक क्लोज पाथ होता है। अगर इसमें से अगर यहाँ पे ब्रेक कर दिया जाए तो इसके हर पॉइंट पे करंट का जो फ्लो है दोस्तों वो रुक जाएगा, ठीक है। अगर किसी भी पॉइंट पे अगर कट हो जाए इस क्लोज पाथ में तो क्या होगा? करंट का फ्लो ही पूरा का पूरा रुक जाए। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक सर्किट है दोस्तों उसमें जनरली हम लोग एक सेल होता है, ठीक है। ये सेल है जिसका प्लस एंड माइनस टर्मिनल,
सेल है और एक मैं यहाँ पे एमीटर ले लेता हूँ जो कि करंट को मेजर करेगा। एक रेजिस्टर है, ठीक है, और ये जो रेजिस्टर है इसके साथ मैं पैरेलल कनेक्शन के साथ एक वोल्ट मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। और साथ में एक स्विच मैं लगा देता हूँ, ये है स्विच, ठीक है। अब हमारा दोस्तों ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, एक ऐसा सर्किट दोस्तों जिसका स्विच क्या है, ऑफ पोजीशन पे है। स्विच कैसा है, ऑफ, क्योंकि ये कनेक्शन टूटा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ये दोस्तों सेल, ये रजिस्टर, ये वोल्ट मीटर, और ये वाला एमीटर। यहाँ तक बात क्लियर है। एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या हो सकता है, सेल हो सकता है, सेल तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट सेल है, एक स्विच होगा, ठीक है, जिससे हम लोग उस सर्किट को ऑफ या ऑन करते हैं, ठीक है। एक रहेगा एमीटर जो कि करंट को मेजरमेंट करेगा, कितना एम्पियर का करंट जा रहा है। और एक होगा दोस्तों वोल्ट मीटर जो ये मेजर करेगा कि दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, उसके बारे में मेजर करेगा। अब देखने वाली बात यह है दोस्तों कि अगर ये वोल्ट मीटर कितना वोल्टेज मेजर करेगा दोनों के बीच में, तब ये एक्चुअल में जितना वोल्ट का बैटरी होगा दोस्तों वही चीज़ ये मेजर करेगा। सपोज कि 1.5 वोल्ट का 12 वोल्ट का बैटरी है, ठीक है, 12 वोल्ट का बैटरी है। अब 12 वोल्ट का बैटरी जिसका पॉजिटिव टर्मिनल किसके साथ कनेक्टेड है, इस रजिस्टर के ये वाले के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, और निगेटिव टर्मिनल इस रजिस्टर के इस छोर के साथ कनेक्टेड है। तो एक्चुअल में ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब ये रजिस्टर के दोनों पॉइंट के बीच का जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करेंगे दोस्तों, तो एक्चुअल में इसी का रीडिंग देगा कि 12 वोल्ट मेजर करेगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है आप लोगों को। अब ये जो मैं सर्किट बनाया है दोस्तों, इसे हम लोग सर्किट डायग्राम भी बोलते हैं, ठीक है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक करंट का अगर सर्किट डायग्राम बनाना हो दोस्तों, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। एक सेल होगा, स्विच होगा, एमीटर, वोल्ट मीटर, रजिस्टर, ठीक है। अब ये स्विच ऑफ पोजीशन पे है, लेकिन अगर मैं इसे दोस्तों अगर इस तरह से टच कर देता हूँ तो अब ये ऑफ नहीं बल्कि ये ऑन पोजीशन पे हो गया, ठीक है। और ये सारा का सारा मैं सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाया हूँ। ये जो रजिस्टर, ये एमीटर को ये सिंबॉलिक फॉर्म में, एमीटर एक्चुअल में एक डिवाइस होता है, इस तरह से तो दिखेगा नहीं, ठीक है। वोल्ट मीटर ये एक सिंबॉलिक फॉर्म में कि वोल्ट मीटर को ऐसे ही दिखाया जाता है, एमीटर को ऐसे ही दिखाया जाता है। कोई एक सेल है उसको ऐसे ही, स्विच को इसी तरह से दिखाया जाता है। स्विच अगर ऑन पोजीशन पे हो तो इस तरह से सटा हुआ रहेगा, अगर ऑफ पोजीशन पे हो तो इसका कनेक्शन टूटा हुआ रहेगा, ठीक है। ये दिखाने का तरीका है। और भी कुछ सिंबल हैं, जैसे कि अभी मैं लिया, अच्छा ठीक है। और जो रजिस्टर है दोस्तों, रजिस्टर आखिर होता क्या है, रजिस्टर मतलब हमारा जो बल्ब है उसे भी हम लोग रजिस्टर बोल सकते हैं, या कोई भी इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिक जो भी इक्विपमेंट हम लोग यूज कर रहे हैं दोस्तों, वो एक्चुअल में रजिस्टर है, ठीक है। और अगर स्पेशली रजिस्टर बोला जाए तो मार्केट में तरह तरह का, जैसे कार्बन रजिस्टर होता है, ये सब चीज़ अवेलेबल होता है। रजिस्टर को दोस्तों हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है। और कोई भी कंडक्टिंग वायर है, उसको सिंपली हम लोग ऐसे लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन एक वायर इस तरह से और एक इस तरह से, मतलब दो वायर ज्वाइंट है, ऐसे दिखाएंगे। लेकिन अगर ये ज्वाइंट वायर, लेकिन अगर मैं दूसरा एक वायर लाता हूं और यहां पर ऐसे कर देता हूं, इस तरह से, ठीक है।
एक ये वायर है और एक ये वायर है, लेकिन इस तरह से मैं दिखाया हूँ। इसका मतलब ये है कि दोनों वायर एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। और एमीटर तो मैं दिखाया कि कैसे होता है, ए लिखा जाता है, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, ठीक है। और दोस्तों इसी रजिस्टर में अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ, इसी रजिस्टर में अगर मैं इस तरह से कर देता हूँ, तो ऐसे कर देने का मतलब होता है दोस्तों कि वो एक वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर मतलब उसका दूसरा नाम रियोस्टेट होता है, ठीक है। रियोस्टेट एक स्पेशल टाइप का रजिस्टर होता है दोस्तों, जिसमें रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है हम लोग चेंज कर सकते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक है। एमीटर करंट मेजरमेंट करने के लिए, वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए। उसी तरह से दोस्तों हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर को भी इस तरह से दिखाया जाता है। तो एमीटर, वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर, तीनों में फ़र्क क्या है? एमीटर करंट को मेजरमेंट करने के लिए, कितना एम्पियर करंट जा रहा है, और वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजरमेंट करने के लिए, एंड गैल्वेनोमीटर ये गैल्वेनोमीटर एक्चुअल में मेजरमेंट करने के लिए नहीं होता है दोस्तों, बस ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए होता है कि किसी वायर से होकर करंट क्रॉस कर रहा है या नहीं, बस इतना ही बताता है। अगर ये डिफ्लेक्शन दे दिया मीन्स उससे करंट क्रॉस कर रहा है वायर से, ठीक है। अगर डिफ्लेक्शन नहीं दिया मतलब उस वायर में कोई करंट नहीं है। ये चीज़ नहीं बताएगा दोस्तों कि कितना अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, बस ये बताएगा कि करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है, ठीक है। स्विच के बारे में बता दिया, ऑफ है या ऑन है। अगर स्पेशली हमें बल्ब को दिखाना हो दोस्तों, तो बल्ब को हम ऐसे दिखा सकते हैं सर्किट में, ठीक है। और एक चीज़ दोस्तों कि हम लोग जब 10th क्लास में पढ़ते थे उस वक्त हम लोग को कूलम्ब्स लॉ के बारे में पढ़ना था, ठीक है। लेकिन आप लोग के सिलेबस में कूलम्ब्स लॉ के बारे में नहीं पढ़ना है कि कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो कल ही मैं बता रहा था कि दो जो चार्ज होता है, अगर सिमिलर चार्ज है तो रिपल्सन होगा, और अगर अपोजिट चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। तो कूलम्ब्स लॉ बोलता है दोस्तों कि कितना आखिर अट्रैक्शन जो होगा, यानी कुछ ना कुछ तो फोर्स लगा रहा है वो एक दूसरे पे, तो कितना अमाउंट ऑफ फोर्स लगा रहा है, चाहे वो रिपल्सन हो या अट्रैक्शन हो। तो कूलम्ब्स लॉ एक्चुअल में अमाउंट ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। तो मैं सिंपल सा एक बता दे रहा हूँ कूलम्ब्स लॉ, क्योंकि हम लोग के समय में पढ़ना था लेकिन अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? अगर दो चार्ज है दोस्तों Q1, दूसरा चार्ज Q2, ये इस पॉइंट पे रखा हुआ है, दूसरा इस पॉइंट पे रखा हुआ है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है दोस्तों R है। तो अगर दोनों प्लस है, पॉजिटिव चार्ज है, या पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो दोनों एक तरह का फोर्स महसूस करेगा। चाहे इस केस में तो रिपल्सन महसूस करेगा, लेकिन अगर एक को मैं माइनस कर देता हूँ तो दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, चाहे अट्रैक्शन हो या रिपल्सन हो, ठीक है। तो ये जो फोर्स जो महसूस करेगा दोनों एक दूसरे पे, वो फोर्स का जो क्वांटिटी होता है दोस्तों F = K। फोर्स जो होता है दोस्तों, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Q1 एंड Q2। दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए दोनों चार्ज को, तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब दोनों चार्ज का मात्रा जितना ज़्यादा होगा, दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या होगा? उतना ही ज़्यादा होगा। और F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस को अगर बढ़ाया जाए तो फोर्स क्या होगा? घटेगा। और किस तरह से घटेगा दोस्तों? कुछ ज़्यादा ही रैपिड रेट से घटेगा, ज़्यादा तेज़ी से घटेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है? स्क्वायर है, ठीक है। यानी अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करता हूँ, दोस्तों, तो F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 / R²। यानी F अगर इज इक्वल टू लाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाता है जिसे K बोलते हैं, Q1 Q2 / R²,
ठीक है। तो दोनों चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स अगर निकालने के लिए बोला जाए, हालांकि आप लोगों को नहीं बोला जाएगा क्योंकि फिलहाल आप लोग के सिलेबस में अभी ये कूलम्स लॉ नहीं पढ़ना है। तो दोनों चार्ज का वैल्यू कितना है कूलम्स में और डिस्टेंस कितना है, ठीक है, मीटर में रखें क्योंकि पहला को कूलम में लिए हैं तो डिस्टेंस को मीटर में लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक चीज़ को आप एसआई यूनिट में रखते हैं तो दूसरे को भी एसआई यूनिट में भी रखना पड़ेगा। तो आप लोग बोलेंगे के का वैल्यू कितना लें, तो के का वैल्यू दोस्तों के का वैल्यू एक्चुअल में दिया हुआ रहेगा। के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये सारा टर्म आप लोग को नहीं पढ़ना है, इसलिए साइज सिलेबस से हटा दिया गया। एप्सिलॉन नॉट होता क्या है ये सारा चीज़ आप लोग को नहीं जानना है, ठीक है। तो ये रहा कूलम्स लॉ, इसलिए मैं इसको जल्दी से इसको बता दिया कि क्या होता है कूलम्स लॉ। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स को बताता है कूलम्स लॉ, कि दोनों का जो प्रोडक्ट है चार्ज का, वही चार्ज का अगर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट किसके प्रोपोर्शनल होता है, लगने वाले फोर्स का। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, और जो फोर्स है दोस्तों वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। तो मैं सर्किट डायग्राम भी बता दिया। मैं आता हूँ ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। या फिर आज का ऐसा करता हूँ, वीडियो का लेंथ कुछ ज़्यादा ही हो गया है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा बड़ा बनाता हूँ वीडियो तो थोड़ा फाइल साइज़ बड़ा होता है दोस्तों, और अपलोड करने में भी दिक्कत होता है। इसलिए मैं आज का क्लास में यहीं पे स्टॉप करता हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई करते रहें अच्छी तरह से, अपना ख्याल रखें। तब तक के लिए जय हिंद।